प्लूटोनियम ये एक ऐसा रेडियोएक्टिव तत्व है जिसके 1 किलोग्राम प्लूटोनियम लगभग 20,000 टन टीएनटी के बराबर ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। मतलब एक छोटे देश को पल भर में खत्म कर दे। आइए आज जानते हैं प्लूटोनियम के बारे में। प्लूटोनियम प्राकृतिक रूप में बहुत ही कम पाया जाता है और इसकी ज्यादातर मात्रा कृत्रिम तरीके से ही बनाई जाती है, वह भी यूरेनियम से। परमाणु रिएक्टरों में यूरेनियम 238 न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के बाद यूरेनियम 239 में बदल जाता है। फिर यूरेनियम 239 दो बार बीटा क्षय की प्रक्रिया से गुजरता है और सबसे पहले नेप्ट्यूनियम 239 में और फिर प्लूटोनियम 239 में बदलता है। आपको बता दें कि बीटा क्षय या बीटा डिके एक तरह का रेडियोएक्टिव डिके होता है जिसमें एक एटॉमिक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन छोड़कर स्थिर हो जाता है। इस तरह यूरेनियम से बनने वाला यह एलिमेंट एक हार्ड सिल्वर ग्रे मेटल है जो हवा के संपर्क में आने पर डल ग्रे, येलो या ऑलिव ग्रीन कलर में बदल जाता है। मेल्ट होने पर इसकी डेंसिटी 2.5% तक बढ़ जाती है और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स की डेंसिटी 16 से 20 ग्राम्स प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच पाई जाती है, जो कि काफी ज्यादा है। अपनी रेडियो एक्टिविटी की वजह से यह मेटल न्यूक्लियर इंडस्ट्री में एटॉमिक बम्स जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में इस्तेमाल होता है और यह ऐसा पहला ह्यूमन मेड एलिमेंट माना जाता है जिसे बड़े मात्रा में उत्पादित किया जाता है। इस मेटल को साल 1940 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ग्लेन सीबोग, एडविन मैकमिलन, जोसेफ केनेडी और ऑर्थर वॉल ने डिस्कवर किया। प्लूटोनियम के कई आइसोटोप्स होते हैं जिनमें से मोस्ट कॉमन आइसोटोप्स यानी संस्थानिक हैं प्लूटोनियम 238, प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 240, प्लूटोनियम 241 और प्लूटोनियम 242 आइसोटोप्स समान तत्वों के परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन्स की संख्या तो बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या अलग-अलग होती है। इनमें से प्लूटोनियम 238 का उपयोग स्पेस में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होता है और प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल एटॉमिक बम बनाने में मुख्य सामग्री की तरह होता है और न्यूक्लियर रिएक्टरों में ईंधन की तरह भी प्लूटोनियम 240 मुख्य रूप से न्यूक्लियर रिएक्शंस का बाय प्रोडक्ट होता है और प्लूटोनियम 241 और प्लूटोनियम 242 भी न्यूक्लियर बाय प्रोडक्ट्स ही होते हैं जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं और न्यूक्लियर हथियारों में भी उपयोग हो सकते हैं। इसी तरह प्लूटोनियम के 6 प्राइमरी एलोट्रोप्स होते हैं: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, डेल्टा प्राइम और एप्सिलॉन एलोट्रोप्स, यानी अपरूप सेम तत्व की विभिन्न संरचनात्मक रूप होती है जो कि अलग-अलग भौतिक और रासायनिक गुण रखती हैं। अल्फा एलोट्रोप रूम टेम्परेचर पर सबसे स्थिर होता है तो डेल्टा उच्च तापमान पर स्थिर होता है। प्लूटोनियम के एलोट्रोप्स और आइसोटोप्स की स्टडी करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इनके बारे में जानकर ही न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स के फील्ड में सेफ्टी और कंट्रोल को इंश्योर किया जा सकता है। क्योंकि अगर यह पता हो कि प्लूटोनियम का कौन सा एलोट्रोप सबसे ज्यादा स्थिर है तो उसे परमाणु रिएक्टरों में सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर यह पता हो कि प्लूटोनियम का कौन सा आइसोटोप सबसे ज्यादा रेडियोएक्टिव है तो उसे भी सुरक्षित तरीके से हैंडल और स्टोर किया जा सकता है। इस हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट से लगातार अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं जो कि इसे एक बहुत डेंजरस एलिमेंट भी बनाती है और इसे हैंडल करना काफी मुश्किल हो जाता है। यह मेटालिक तत्व रचनात्मक और विनाशकारी गुण दिखाता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी के लिए वैज्ञानिक रिसर्च में इसका उपयोग होता है। कैंसर थेरेपी में भी इसका लिमिटेड उपयोग होता है। स्पेसक्राफ्ट के फ्यूल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। डीप स्पेस मिशंस में इसका उपयोग पावर के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में होता है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए प्लूटोनियम का उपयोग फ्यूल की तरह होता है। इस क्रिएटिव साइड के अलावा इसका डिस्ट्रक्टिव साइड भी है क्योंकि प्लूटोनियम से न्यूक्लियर वेपन बनाए जाते हैं और इस एलिमेंट से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशंस लिविंग टिश्यूज को डैमेज कर सकती है और कैंसर का रीजन भी बन सकती है। यह इतनी ज्यादा हार्मफुल होती है कि बॉडी में जेनेटिक मटेरियल को भी बदल सकती है जिससे नेक्स्ट जनरेशन में भी बीमारियां हो सकती हैं। यह इतनी खतरनाक है कि अगर कभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एक्सीडेंट की वजह से या न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग से एनवायरनमेंट में यह फैल सकते हैं या फिर अगर न्यूक्लियर वेस्ट को सही तरह से डिस्पोज न किया जाए तो भी यह एनवायरनमेंट में घुल सकता है
और खतरा बन सकता है, क्योंकि यह एलिमेंट सॉइल, वाटर और एयर सब कुछ प्रदूषित कर सकता है, जिससे पौधों, जानवरों और मानव शरीर में भी प्रवेश कर सकता है। यह खाने और सांस के जरिए ह्यूमन बॉडी में एंटर हो सकता है और शरीर पर लगी चोट के जरिए भी बॉडी में एंटर हो सकता है, जिससे न केवल ह्यूमन डिजीजेस स्प्रेड हो सकती है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। ये इतना ज्यादा घातक है कि 1 किलोग्राम प्लूटोनियम के विस्फोट से 10,000 टन से ज्यादा केमिकल एक्सप्लोसिव के बराबर विस्फोट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नागासाकी पर गिराया गया न्यूक्लियर बम फैटमैन बनाने में प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था, जिसने लगभग 80,000 लोगों की जान ली थी। इसे बहुत ध्यान से हैंडल करने की जरूरत होती है, जिसके लिए सूट, गॉगल्स और दस्ताने जैसे विशेष सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए प्लूटोनियम को स्ट्रांग नॉन रिएक्टिव मटेरियल से बने कंटेनरों में स्टोर किया जाता है, जो इसकी रेडिएशन को बाहर नहीं निकलने देते। यह एक बहुत ही हॉट एलिमेंट है जो लगातार हीट जनरेट करता रहता है, इसलिए इसे कूल रखने के लिए स्पेशल कूलिंग सिस्टम्स उपयोग किए जाते हैं। इसे ऐसी जियोलॉजिकली स्टेबल लोकेशंस पर स्टोर किया जाता है जहां पर अर्थक्वेक जैसे किसी भी तरह की नेचुरल डिजास्टर से होने वाले रिस्क को रोका जा सके। इनकी लॉन्ग हाफ लाइफ इससे होने वाले खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि प्लूटोनियम की हाफ लाइफ काफी लंबी होती है। इसका मतलब है कि इसकी आधी मात्रा को पूरी तरह टूटने में हजारों साल लग जाते हैं और इस दौरान यह लगातार रेडियोएक्टिव रेज रिलीज करता रहता है। उदाहरण के लिए प्लूटोनियम की हाफ लाइफ 24,000 साल है, तो इसका मतलब है कि 1 किलो प्लूटोनियम 24,000 साल बाद आधा किलो बचेगा और फिर अगले 24,000 साल बाद 0.25 किलो, और इसी तरह इसके पूरी तरह खत्म होने का यह प्रोसेस चलता रहेगा। यानी प्लूटोनियम का नकारात्मक प्रभाव हजारों लाखों सालों तक महसूस किया जा सकता है, और अगर इसकी हैंडलिंग में कहीं भी चूक हो जाए तो यह कितनी ही बड़ी आबादी को तबाह कर सकता है। तो प्लूटोनियम से जुड़ी यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।